हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ई पेमेंट। ई पेमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ट्रेडिशनल पेमेंट और ई पेमेंट के बीच का डिफरेंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास पेमेंट करने का दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड, दूसरा है ई पेमेंट मेथड। अब बात की जाए ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स में, तो पेमेंट की आप बात करते हैं तो पेमेंट होता है क्या, तो ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मनी का ट्रांसफर किसी एक जगह से दूसरे जगह पे, किसी एक इंडिविजुअल से किसी दूसरे बिजनेस पे या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल को ही हम लोग पेमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये पेमेंट हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल पेमेंट की बात करें तो हम लोग बहुत तरीके से इस पेमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कैश हो गया, पर्सनल चेक है, मनी ऑर्डर है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे कहने का मतलब कि आप ड्राफ्ट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम लोग कैश को एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ट्रांसफ़र कर सके, वो पेमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये पेमेंट के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि हम लोग कौन से पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करें, तो हम लोग पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर कन्वीनियंस, ट्रैकेबिलिटी, रेपुटेशन, फिनेंशियल रिस्क, फ्रॉड प्रोटेक्शन। सो अगर सपोज अगर आप किसी को कैश देने जा रहे हैं, किसी को अगर कैश पेमेंट करना है, कैश पेमेंट की अगर बात की जाए और आपको घर से कुछ दूरी पे जाके देना है, तो वहाँ पे आप क्या देखिएगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपना रिस्क देखेंगे, हम लोग कन्वीनियंस देखेंगे। ये भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो पेमेंट करने के पहले हम लोगों को चेक करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कि क्रेडिट कार्ड की, तो ये होता है क्या, तो ये बहुत ही कॉमन सा मेथड है पेमेंट करने का। क्रेडिट कार्ड जो भी हैं वो सारे बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो हर एक क्रेडिट कार्ड का खुद का एक एक्सपायरी डेट होता है, और उस क्रेडिट कार्ड का एक यूनिक 16 डिजिट का नंबर होता है। तो अगर जितने भी हम आप कस्टमर्स के पास क्रेडिट कार्ड हैं, उन सारे के पास इन डिफरेंट 16 डिजिट का यूनिक नंबर अवेलेबल होता है। और अगर देखें क्रेडिट कार्ड में तो कहता है कि थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन कंपनीज वेरीफाई परचेज। अगर हम क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का ऑथराइजेशन क्या करता है, वो वेरीफाई करता है परचेज। अब अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल में किस तरीके से मनी फ्लो होता है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कहता है कि सबसे पहला काम क्या है कि कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बैंक के पास आता है। अब ये बैंक वाले क्या करते हैं, वीज़ा थर्ड पार्टी जो आ गया आपका, वीज़ा जो कहा गया अभी आपको कि थर्ड पार्टी के द्वारा होता है, तो थर्ड पार्टी इज वीज़ा। मतलब आप हर एक कार्ड पे देखते हो, कहीं पे वीज़ा होता है, कहीं पे मैस्ट्रो होता है, कहीं मास्टर कार्ड होता है, इस तरीके से वहाँ पे कुछ मेंशन किया होता है। अब ये क्या काम करता है, ये बैंक स्टोर पे आता है। अब क्रेडिट ऑथराइजेशन के लिए स्टोर से होते हुए वापिस ये फिर बैंक स्टोर के पास आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास चार मॉड्यूल यहाँ अवेलेबल है। सबसे पहला है चार्ज, सबसे पहला मॉड्यूल है आपका चार्ज। नेक्स्ट मॉड्यूल है क्रेडिट ऑथराइजेशन, थर्ड है आपका क्लियरेंस सेटलमेंट, एंड द फोर्थ वन इज योर पेमेंट। तो ये चार जो बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे एक सवाल आता है आप लोगों के लिए, कोशिश करिएगा इस सवाल का जवाब देने का कि व्हाट कैन यू डू इफ़ योर स्टेटमेंट शो ए फ्रॉडलेंट परचेज। अगर आपका स्टेटमेंट एक फ्रॉड परचेज शो कर रहा है तो आप वहाँ पे क्या करिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई पेमेंट मेथड। ई पेमेंट मेथड का क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो इट इनेबल एन ऑनेस्ट कस्टमर टू कन्विंस अ सेलर टू एक्सेप्ट पेमेंट। ये क्या काम करता है, ये ऑनेस्ट कस्टमर को इनेबल करता है किस चीज़ के लिए, सेलर पेमेंट को कन्वीनियंसली एक्सेप्ट कर सके।
सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कहता है कि पेमेंट डिसऑनेस्ट कस्टमर फ्रॉम मेकिंग अनऑथराइज्ड और फ्रॉडलेंट पेमेंट। ये जो भी वैसे कस्टमर्स हैं जो डिसऑनेस्ट है ना, जो अनऑथराइज, उस सारे कस्टमर को ये होल्ड करता है, उनको प्रिवेंट करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहते हैं कि इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन। जो आपके पास ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन है उसके प्राइवेसी को ये इंश्योर करता है, मतलब कि उसके जो भी डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको लीक नहीं होने देता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलेबल टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। लास्ट वन इज इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग एंड इवॉल्विंग सिस्टम। मतलब जो भी हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, और जिस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हैं उसके साथ ये बहुत ही बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर सकता है, कम्बिनेशन बिठा सकता है। अब बात की जाए ई पेमेंट की बेनिफिट, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो अगर एडवांटेज हम पहले देखें तो कहता है कि पोटेंशियल फॉर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रैपिड एंड डाइवर्स परचेज पाथ। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ई पेमेंट प्रोसेस में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम लगता है, और अगर ई पेमेंट के थ्रू हम लोग परचेज करते हैं तो ये बहुत ही डाइवर्स वे में आपका परफॉर्म होता है, बहुत ही फास्ट परफॉर्म होता है। और साथ में आप देखें कि डिसएडवांटेज या कॉन्स क्या है हमारा ई पेमेंट का, तो कहता है परफेक्ट कॉपी ऑफ ट्रेडिशन इज पॉसिबल। मतलब अगर ट्रेडिशनल पेमेंट की बात करें, सॉरी, परफेक्ट कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल। अगर ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो हम लोग परफेक्टली उस ट्रांजैक्शन को कॉपी कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्लोन बनाकर आपके कार्ड का या फिर आपके ट्रांजैक्शन का उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वल्नरेबिलिटी टू वर्ल्ड वाइड अटैक। पॉसिबल है कि कहीं से भी यहाँ पे अटैक किया जा सके। लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज देखें स्लाइड के अकॉर्डिंग, तो कहता है लैक ऑफ एनोमिटी पोटेंशियल फॉर प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ई पेमेंट। ई पेमेंट का बहुत सारा अलग अलग मेथड है, वो क्या हो सकता है। तो हम लोग ई पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, हम लोग ई पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल करेंसी के थ्रू, हम लोग ई पेमेंट कर सकते हैं ई वॉलेट के थ्रू, हम लोग ई पेमेंट कर सकते हैं पीर टू पीर मेथड के थ्रू, हम लोग ई पेमेंट कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड के थ्रू और माइक्रो पेमेंट के थ्रू। ये सारे जो आपके पास 6 मॉड्यूल हैं, ये सारे 6 मॉड्यूल या मेथड्स ई पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए कि यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑन द वेब पे क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज़ होता है, तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं यहाँ पे, तो क्लाइंट है वो इंटरनेट के थ्रू, जहाँ पे क्लाइंट 1 दिख रहा है, वो ब्राउज़र के थ्रू आप अपने सिस्टम के ब्राउज़र या फिर किसी भी तरीके से, अगर वो क्या करता है इंटरनेट के थ्रू क्या करता है, सर्वर पे वो कंसल्ट करता है, सर्वर पे वो रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, वो रिक्वेस्ट जाता है थर्ड पार्टी ऑथोराइजेशन सिस्टम के पास। थर्ड पार्टी ऑथोराइजेशन मीन्स जैसे आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर है, मास्टर कार्ड है, इस तरीके से जो भी आपके पास थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन सिस्टम है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी के पास जाता है। अब थर्ड पार्टी के से फिर वो क्या करता है, EFT मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए बैंक सिस्टम के स्टोर से वो कंसल्ट करता है, वो बैंक सिस्टम स्टोर ऑथोराइज करता है पेमेंट को, फिर वो वापस थर्ड पार्टी पेमेंट को सारा ऑथोराइजेशन सेंड करता है। देन आफ्टर कस्टमर बैंक सिस्टम के थ्रू वो पेमेंट आपका पॉसिबल हो सकता है। अब बात की जाए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की, तो कहता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। द अब ये इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि द मर्चेंट के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होता है परचेज का, जब तक बायर कोई ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट यूज नहीं कर सकता। मर्चेंट हैज नो लीगल प्रूफ ऑफ परचेज अनलेस द बायर यूज ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन। Companies such as Visa, NoChargeback.com and the CyberCash are working to limit fraud. बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी काम कर रहे हैं फ्रॉड के ऊपर।
जैसे वीज़ा हैज एस्टेब्लिश्ड हाई रिस्क बिजनेस मॉडल एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन्फो फॉर मर्चेंट। NoChargeback.com हैज लिस्टेड ए फ्रॉडलेंट कार्ड ईमेल एड्रेस एंड पोस्टल एड्रेस। मतलब बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। जैसे वीज़ा ने क्या किया है, अभी एस्टेब्लिश किया हाई रिस्क बिजनेस मॉडल। NoChargeback.com इसने क्या किया, ये जितने भी फ्रॉडलेस कार्ड है, जो भी ईमेल एड्रेस है, वो सारे को इन्होंने लीज करके रखा है। मतलब कि सारे को इन्होंने एक तरह से कहते हैं हम लोग तो ब्लॉक करके रखा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जितना आपके पास अवेलेबल ईमेल है उसको आपने ब्लॉक करके रखा तो नेक्स्ट आपके पास कुछ नया जनरेट नहीं हो सकता है। पुराने वाले को तो हम लोग ब्लॉक करके रख सकते हैं, लेकिन न्यू जनरेट हो सकता है और उसको ब्लॉक करना थोड़ा मुश्किल है। ये पहले रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, देन आफ्टर जब तक हम ब्लॉक करेंगे हो सकता है एक दो फ्रॉड हमारे साथ हो जाए। अब अगर बात करें डिजिटल करेंसी की, तो डिजिटल करेंसी होता है क्या, कहता है डिजिटल कैश अकाउंट लाइक ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट्स। इसको हम लोग डिजिटल कैश अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से हमारे पास डिजिटल कैश अकाउंट होता है। अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास पेटीएम में कुछ पैसे होते हैं, पेटीएम में बैलेंस होता है हमारा, वो भी अगर देखा जाए तो एक डिजिटल कैश अकाउंट ही हमारा है। हम उस पैसे को कैश अपने पॉकेट में रख नहीं सकते, लेकिन हम लोग डिजिटल वे में उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायर्स डिपॉजिट कैश इन द अकाउंट एंड स्पेंड इट एट ई कॉमर्स साइट। बायर्स क्या करता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है अकाउंट में और ई कॉमर्स साइट पे उसको यूज करता है। जैसे अभी आपको बताया ई कॉमर्स मर्चेंट हैज फील श्योर ऑफ पेमेंट। ई कॉमर्स मर्चेंट पेमेंट के लिए श्योर फुलफिल होते हैं कि अगर डिजिटल करेंसी के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो वह हर हाल तक सक्सेसफुल होगा और वहाँ फ्रॉड का केस बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर डू नॉट नीड अ क्रेडिट कार्ड एंड स्पेंडिंग लिमिटेड टू अकाउंट बैलेंस। कस्टमर को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है अगर वो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके पास अकाउंट बैलेंस का कोई ये लिमिटेशन भी नहीं है कि आपके पास 100 रुपये रखना है, 1 लाख रखना है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी मर्जी वहाँ पे हम अपने अकाउंट में बैलेंस रख सकते हैं। ई वॉलेट की बात करें तो ई वॉलेट कहता है कि इट एस्टैब्लिश्ड बाय फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पार्टनरशिप विद मेंबर ई कॉमर्स साइट्स। अब अगर आप लोग बात करें फ्लिपकार्ट में, अगर आप कुछ परचेज करते होंगे तो फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे हर एक परचेज पे आपको कुछ कॉइन मिलता है। ये पहले नहीं आता था, अब आता है कि हर एक परचेज पे कुछ कॉइन मिलता है। अब नेक्स्ट सपोज मेरे पास 50 कॉइन्स अगर मेरे पास जमा हो गए, नेक्स्ट हम कुछ भी परचेज करने जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 50 कॉइन्स वहाँ पे कुछ कैश जितना अमाउंट है हमारा प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे कुछ डिस्काउंट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉइन। ठीक है, तो कहता है कि एस्टेब्लिश बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पार्टनरशिप विद मेंबर ई कॉमर्स साइट्स। ई वॉलेट अलाउ कस्टमर टू सबमिट बिलिंग एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन विद वन क्लिक एट मेंबर साइट। सिर्फ एक क्लिक पे ही हम लोग बिल को सबमिट कर सकते हैं, शिपिंग का काम परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा हम लोग कर सकते हैं मेंबर के साइट से। ई वॉलेट ऑल्सो कैन स्टोर ई चेक, ई कैश एंड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इन ई चेक, ई कैश और क्रेडिट कार्ड का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा ई वॉलेट आपका स्टोर कर सकता है। नॉट एज पॉपुलर एज ओरिजिनली प्रोजेक्टेड। और ये सिर्फ पॉपुलर नहीं है बल्कि एक्चुअल वे में प्रोजेक्ट भी आपका हो रहा है। अब कहता है पीर टू पीर मेथड। पीर टू पीर मेथड क्या होता है, तो कहता है कि डिजिटल कैश वाया ईमेल, जहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एग्जांपल है यहाँ पे PayPal.com का। ये क्या काम, ये है क्या, ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ये क्या काम करता है, तो एक्ट एज ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ये एक थर्ड पार्टी की तरह ही आपका काम करता है। अब इसका काम क्या है, टू सेंड मनी। कहाँ सेंड करता है, तो सेंडर सेट अप एन अकाउंट एंड रिक्वेस्ट टू सेंड पेमेंट। सेंडर प्लेस पेमेंट इनटू द रिसीवर्स अकाउंट बाय क्रेडिट कार्ड। Receiver is notified of payment via email. Receiver can transfer fund to bank account or request a check। मतलब जितने भी आपके पास डिजिटल प्रोसेस है वो सारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। कहता है कि यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो देयर इज ऑल्सो रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पेमेंट मेथड भी आपके पास अवेलेबल है। तो अब ये
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड होता है क्या, जहाँ भी हमारे पास देखें छोटा सा चिप लगा होता है ना। वो चिप क्या होता है, एम्बेडेड फॉर्म में रहता है और सारे इन्फॉर्मेशन को वो होल्ड करके रखता है। कहता है ऐसा कार्ड जिसपे एक छोटा सा एम्बेडेड चिप लगा रहता है, वो हम लोग स्मार्ट कार्ड के नाम से जानते हैं। कहते हैं कार्ड विद कंप्यूटर चिप एम्बेडेड ऑन देयर फेस। ये यूरोप में शुरुआत में बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ था। अब ये यूज्ड फॉर हेल्थ कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन, आईडी, रिटेल, पे फोन, लॉयल्टी प्रोग्राम, बैंकिंग मशीन, बहुत जगह ये इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग अब बात करें ड्राइविंग लाइसेंस की, तो वो भी आपका स्मार्ट कार्ड के जैसा होता है। मतलब कि एक छोटा चिप लगा होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके रहते हैं अवेलेबल। तो अब हर एक चीज़ को हमको कैरी नहीं करना पड़ता है। वो सिर्फ अगर हम कार्ड ही रखते हैं, वो एम्बेडेड फॉर्म में होता है और सारी चीज़ को होल्ड करके रखता है। कहता है स्मार्ट कार्ड रीडर इंटरफेस विद कार्ड एंड रिक्वेस्ट यूजर पिन फॉर एक्सेस। बैंक मशीन कैन लोड कार्ड विद कैश एंड देन मर्चेंट कैन डाउनलोड कैश फ्रॉम कार्ड। बैंक मशीन क्या करता है, कार्ड को लोड करता है, और मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट कैश को कार्ड के थ्रू डाउनलोड कर सकता है। जैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोग एटीएम कार्ड के थ्रू करते हैं, वो भी हम लोग स्मार्ट कार्ड के एग्जांपल में रख सकते हैं एटीएम को हम लोग। अब बात की जाए माइक्रो पेमेंट की, तो माइक्रो पेमेंट होता है क्या। तो लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल चार्ज इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोफोन। डिजिटल यूरोपियन कॉर्पोरेशन रिसर्च originally envisioned माइक्रो पेमेंट्स। ये क्या होता है कि पेमेंट पर न्यूज़पेपर आर्टिकल, पेमेंट बाय स्टॉक कोड, पेमेंट पर क्लिक। मतलब माइक्रो पेमेंट की बात करें तो जहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन अगर आप देखते होंगे कि कितने भी आप गेम के लिए आपको पेमेंट में आपको प्राइस मिलता है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसके थ्रू हम लोग माइक्रो पेमेंट को देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कहता है एग्जांपल माइक्रोफोन का कि लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल चार्ज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी हमारे पास है नहीं। अब कहता है वाई हैव माइक्रो पेमेंट फेल्ड। माइक्रो पेमेंट फेल क्यों हो गया, क्यों ये पॉपुलर नहीं हो सकता है। तो कहता है कि ओवरली कॉम्प्लिकेटेड फॉर कस्टमर एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग। ये थोड़ा कस्टमर्स के लिए और बिजनेस के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर कहता है माइक्रो पेमेंट के थ्रू इनकम जो है वो बहुत डिपेंडेंट है कस्टमर के यूज़ के ऊपर। मतलब जिस तरीके से कस्टमर यूज़ कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली उसको इनकम होगा। यहाँ अगर माइक्रो पेमेंट यूज़ कर रहा है तो पॉसिबल है कि कस्टमर थोड़ा सा हराश हो जाए, थोड़ा सा एनेक्सिटी फील करे वो वहाँ पे। फिर कहता है लास्ट पॉइंट कि डिफिकल्टीज इन स्टैंडर्डाइजेशन, लॉस्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोच, वेरिएंट मीडिया। मतलब इसके स्टैंडर्डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना बाकी सारा है। बहुत सारे अप्रोच हैं जो बाकी स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने करके रखा है, वो इसके पास उतना अप्रोच अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे रीजन है जिसके थ्रू हमारा माइक्रो पेमेंट सिस्टम जो है वो बहुत हद तक काम नहीं करता। ये कहा जाता है एक तरह से फेल्योर मेथड हमारे पास। लेकिन क्योंकि ये ई कॉमर्स का हिस्सा है, ये एक पेमेंट का हिस्सा है, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। अगर इसके बाद आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक आप कमेंट करिए, आप सवाल पूछिए। ओके, थैंक यू।